प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशिष्ट पहल पर सांची स्तूप से भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे। ये खबर किस प्रकार से भारत और मंगोलिया के बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालती है, साथ ही वे 2 शिष्य कौन से हैं जिनके पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे, ये सब जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सांची स्तूप की एक सामान्य तस्वीर यहां पर देख लीजिए। इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। जब हम सांची स्तूप की बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सांची में 3 स्तूप हैं। स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 3। स्तूप नंबर 2 और 3 जो हैं वो लघु प्रकार के स्तूप हैं, इसलिए इनको लघु स्तूप कहते हैं। और इसको स्तूप नंबर 1 महास्तूप है, महास्तूप। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है उसको हम जानेंगे। सांची की अवस्थिति कहां पर पड़ती है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची पड़ता है, रायसेन जिले में। अगर आप इसकी भोपाल से दूरी देखें तो भोपाल के उत्तर पूर्व में लगभग 45-46 किलोमीटर की दूरी पर सांची अवस्थित है। भोपाल से 45-46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह अवस्थित है। किन 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जाएंगे? ये 2 शिष्य हैं, श्री सारिपुत्र और दूसरे शिष्य का नाम है श्री मोगलान, या इनको इस प्रकार से भी लिखा जाता है मोदगलयायन, इस प्रकार से भी इनको लिखा जाता है। सबसे पहले इन पवित्र अवशेषों को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ। दिल्ली में 29 मई को इन्हें नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहां पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो भिक्षु हैं वे प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे पारंपरिक विधि से। इसके बाद 30 मई को इनको मंगोलिया रवाना किया जाएगा भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के माध्यम से। फिर 31 मई को मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में इनको सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सांची स्तूप की मुख्य विशेषताएं क्या है और इससे किस प्रकार से भारत और मंगोलिया के सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है द न्यू सेशन सेल के रूप में, जहां पर आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट प्राप्त हो रही है 30 मई तक। इस छूट का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके माध्यम से इस छूट से जुड़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो 8750187501 पर आप कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी तरह की जानकारी द न्यू सेशन सेल के बारे में ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि सांची स्तूप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले मुख्य विशेषताओं को जान लेते हैं, फिर सांस्कृतिक संबंधों, जो बढ़ते सांस्कृतिक संबंध है भारत और मंगोलिया के, उस पर भी हम बात करेंगे। ये सांची स्तूप है। अभी हमने देखा सांची में 3 स्तूप हैं, स्तूप नंबर 2 और 3 लघु प्रकार के स्तूप हैं, और सांची जो स्तूप नंबर 1 है वो महास्तूप है। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांची स्तूप का जो निर्माण है वो 250 बीसी में ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। जब अशोक ने इसका निर्माण करवाया था तब ये छोटे आकार का था और मूलभूत रूप से इसका निर्माण ईंटों से हुआ था। लेकिन उत्तर भारत में आप जानते हैं 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश के जो शासक हैं उन्होंने 150 बीसी में इस स्तूप में कई तरह के परिवर्तन किए। उसमें एक परिवर्तन यह था कि इसका आकार लगभग 2 गुना कर दिया उन्होंने, आकार को उसको बढ़ा दिया। दूसरा, इसमें पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया और इसके चारों तरफ एक संरचना का निर्माण करवाया जिसको हम वेदिका के नाम से जानते हैं। वेदिका के नाम से इसको हम जानते हैं। सांची स्तूप की महत्वपूर्ण विशेषताएं वर्तमान में क्या है? जैसे इसके इधर ये जो आप द्वार देख रहे हैं जिसके माध्यम से आप इसमें प्रवेश करते हैं, इसके द्वारों को तोरण द्वार कहते हैं। ये क्या है? तोरण द्वार है। सांची स्तूप में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये संरचना आप देखेंगे जिसको हम वेदिका कहते हैं। इसको निचला प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। एक प्रदक्षिणा पथ आप इस स्तूप के
ठीक चारों तरफ देखेंगे, इसको ऊपरी प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और ये चारों तरफ इस प्रकार से फैला हुआ है। ये स्तूप की अंडाकार संरचना है और इस संरचना को सामान्य रूप से अंड के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक समतल संरचना है जहां पर आपको ये इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी और इसे हम कहते हैं हर्मिका। क्या कहते हैं? हर्मिका के नाम से संबोधित करते हैं। यहीं पर आपको एक दंडनुमा संरचना दिखेगी। इस दंडनुमा संरचना को यक्षी या यस्ती कहा जाता है और इसी पर आपको 3 छत्र देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। ये जो छत्र दिख रहे हैं ये 3 है, इनकी संख्या 3 है और ये 3 छत्र किसका प्रतीक है? ये 3 छत्र प्रतीक हैं सम्मान, श्रद्धा और उदारता के। तो ये सांची स्तूप की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हुई, कब इसका निर्माण हुआ, कब इसमें परिवर्तन हुए, वो भी आपने देख लिया। अब महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष यहां से ले जाए जा रहे हैं मंगोलिया। इससे क्या होगा? भारत और मंगोलिया की जो सांस्कृतिक संबंध है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। जैसे मंगोलिया में जब इन्हें 31 मई को, पवित्र अवशेषों को 31 मई को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा तो वहां पर 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इससे क्या हो रहा है कि मंगोलिया में भी पर्यटन बढ़ रहा है और भारत के बारे में भी जानकारी बढ़ेगी। न केवल भारत के बारे में जानकारी बढ़ेगी बल्कि सांची के बारे में भी जानकारी बढ़ेगी और इससे बौद्ध तीर्थ स्थलों पर पर्यटन के अधिक होने की संभावना भविष्य में बन जाएगी। ये भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करता है। भारत और मंगोलिया के बीच संबंध बेहतर होना इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि मंगोलिया की एक सामरिक स्थिति है, सामरिक भौगोलिक स्थिति है। मंगोलिया कहां पर है? आप देखिए कि चीन और रशिया के बीच में स्थित है। जिस प्रकार से चीन की कोशिश रहती है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों को डेवलप करके भारत को कहीं ना कहीं एशिया या दक्षिण एशिया में सीमित कर दे, उसी प्रकार से अगर भारत मंगोलिया के साथ अपने संबंधों को विस्तृत करता है तो भारत के पास भी एक भविष्य के लिए चीन पर अतिरिक्त दबाव बनाने का एक माध्यम मंगोलिया उपलब्ध कराता है। इसलिए मंगोलिया की भारत के लिए एक सामरिक स्थिति, सामरिक भौगोलिक स्थिति है और इसलिए संबंध डेवलप करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है मंगोलिया के साथ और इसमें बौद्ध धर्म की एक विशिष्ट भूमिका हो सकती है। तो इसकी एक सामरिक स्थिति ये है, ये आपने समझ ली। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की जो विशिष्ट पहल है अस्मिता योजना 2026, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए है, जहां पर आप आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा 2026 को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं होंगी। जैसे नोएडा में हॉस्टल सुविधा मिलेगी, 1-to-1 मेंटरिंग की सुविधा मिलेगी, ग्रुप मेंटरिंग की सुविधा मिलेगी, मॉक टेस्ट होंगे आपके लगातार आंसर प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, पीयर लर्निंग की भी सुविधा होगी, कांस्टेंट मेंटरिंग सपोर्ट आपको प्रदान किया जाएगा और लाइब्रेरी की सुविधा भी आपको मिलेगी। इस सब से क्या होगा? आप अपनी मेंस की परीक्षा जो 2026 में होगी उसमें बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आएंगे और जब बेहतर प्रदर्शन होगा तो आपकी रैंक सुधरेगी। तो इसलिए अस्मिता योजना 2026 को ध्यान में रखना है। जब भी आप क्वालिफाई करें तो इससे जुड़िए और सफलता की अपनी बेहतर पृष्ठभूमि बनाइए। जो दृष्टि संस्थान के छात्र हैं, दृष्टि IAS फाउंडेशन कोर्स के, चाहे ऑनलाइन छात्र हैं, चाहे ऑफलाइन छात्र हैं, चाहे पेन ड्राइव कोर्सेज के छात्र हैं, उनके लिए अस्मिता योजना 2026 बिल्कुल निःशुल्क होगी, किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इससे जुड़ना है और सफलता की दिशा में आगे बढ़ना है। अब एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां 2 कथन है। पहला कथन है सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दूसरा कथन है इसके पवित्र अवशेष सड़क मार्ग से मंगोलिया भेजे जाएंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से नए सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।